नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं वीरगाथा काल या आदिकाल, जिसे हम और नामों से भी जानते हैं। तो वीरगाथा काल की जो आधारभूत सारगर्भित जानकारी है वो आज यहाँ हम देखेंगे। साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तर भी इसमें से निकाल के देखेंगे। जो हिंदी भाषा के बच्चे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है आज के टॉपिक में। तो समाज की विविध मनोवृत्ति की झलक हमें यथातथ रूप में साहित्य में दिखाई देती है। परिवर्तनशील मनावस्था का चित्रण विविध समय में विविध रूपों में होता रहा है। यहाँ कहने का अर्थ है कि समाज की जैसी भी मनोवृत्ति रही, समाज जैसा हमारे समाज का वातावरण रहा, जैसी हमारी संस्कृति रही, उसका हूबहू या वैसा ही रूप जो है साहित्य में दिखाई देता है। परिवर्तनशील मनावस्था का चित्रण विविध समय में विविध रूपों में होता रहा है, यानी कि जब जैसा समाज परिवर्तित होता रहा वैसा ही उस परिवर्तित रूप का चित्रण जो है साहित्य में देखने को मिला। काल विशेष में जिस भावना विशेष की प्रधानता रही उसके आधार पर इतिहासकारों ने उस काल का नामकरण या वर्गीकरण कर दिया है। विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक हिंदी साहित्य में युद्धनाद, शस्त्रों की झंकार एवं कोलाहल विद्यमान रहा। दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ है कि विक्रम संवत जब 1050 से लेकर 1375 ईस्वी अर्थात आदिकाल या वीरगाथा काल का ही ये जो है समय बताया है। ये समय 1050 से 1375 ईस्वी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इन्होंने विक्रम संवत में दिया है। इन्होंने सन में नहीं दिया है, विक्रम संवत में दिया है। तो यह समय आदिकाल का रहा और युद्ध नाद, शस्त्रों का प्रयोग, झंकार, कोलाहल यानी कि जो है युद्ध लड़ाई आदि का जो वातावरण बना रहा। किस काल में? वीरगाथा काल या आदिकाल में। इस काल में एकता के अभावों में युद्धों की प्रधानता रही। उस समय के कवियों में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा, किंतु एक कवि श्रृंगार रस से भी विमुख नहीं थे। इस काल के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ ये बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो 1050 से 1375 ईस्वी। प्रश्न दूसरा यहाँ बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो समय है काल विभाजन वो सन में दिया है या संवत में दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उन्होंने विक्रम संवत में काल विभाजन किया है। युद्धनाद, शस्त्रों की झंकार एवं कोलाहल किस युग में विद्यमान रही? तो हमें लिखना है वीरगाथा काल या आदिकाल में रही। समाज की विविध मनोवृत्ति की झलक हमें यथातथ रूप में किस में दिखाई देती है? तो साहित्य में दिखाई देती है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जिस काल में जिस भावना विशेष की प्रधानता रही तो इतिहासकारों ने उस काल का नामकरण या वर्गीकरण उसी के आधार पर कर दिया है। अब देखिए आदिकाल के वीरगाथा काल के प्रमुख ग्रंथ जो हैं निम्नलिखित हैं। ये ग्रंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं क्योंकि जो 12 ग्रंथ हैं आदिकाल में इन्हीं को मुख्यतः माना गया है। नंबर 1 है विजयपाल रासु, नंबर 2 है हमीर रासु, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासु, बीसलदेव रासु, पृथ्वीराज रासु, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ और परमाल रासु। ये जो 12 ग्रंथ हैं ये वीरगाथा काल या आदिकाल के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। और इन ग्रंथों के जो लेखक हैं वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे हम कि इनके लेखक कौन कौन से हैं और कैसे हमें इन्हें याद करना है। तो वीरगाथा काल के प्रमुख ग्रंथ रहे। इन ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएँ हैं। अब देखिए इन ग्रंथों में क्या दिया गया है? वीर गाथाएँ, यानी कि वीरों की गाथाएँ लिखी गई हैं। अतः ये इस काल का नामकरण वीरगाथा काल दिया गया है।
वीर गाथाएँ मुक्त एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई। देखिए दोनों ही मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य दोनों ही रूपों में लिखी गई। जगन कवि की परमाल रासो या आल्हा एवं नरपति नाल का बीसलदेव रासो मुक्तक काव्य है। देखिए जो जगन कवि थे इन्होंने परमाल रासो या आल्हा नाम से लिखी। इनकी जो परमाल रासो थी ये आल्हा उदल 2 वीर योद्धा थे, उनके ऊपर इन्होंने लिखी थी। और नरपति नाल का बीसलदेव रासो जो है कैसे हैं जी, मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती हैं। प्रबंध काव्य में दलपति विजय का खुमान रासो, अब देखिए ये है यहाँ पर लेखक भी बताए गए हैं। तो दलपति विजय की खुमान रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए खुमान रासो दलपति विजय का और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वीरगाथा काल के प्रमुख विषय शौर्य, प्रेम और कीर्ति रहे हैं। यानी कि वीरगाथा काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं तो उनका प्रमुख विषय क्या रहा, साहित्य का, रचनाओं का शौर्य यानी कि उनका जो है यश का वर्णन, प्रेम और कीर्ति। शौर्य का मतलब उनकी वीरता का वर्णन जो है इसमें दिया गया है। जो अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी में वीर और श्रृंगार रस के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। इस काल के प्रमुख छंद थे। देखिए अब वीरगाथा काल के प्रमुख छंद कौन कौन से थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं कि वीरगाथा काल के या आदिकाल के प्रमुख छंद थे। नंबर 1 है दोहा या दूहा छंद, नंबर 2 है गाथा, 3 है त्रोटक, 4 है तोमर, 5वां है छप्पय, 7वां है आल्हा, वीर और आर्या छंद। ये हमें छंद याद रखने हैं एनटीए नेट के पेपर में, सेट की में और जो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें तो ये विशेष रूप से ये प्रश्न एक आता ही आता है। और एनटीए नेट में तो ये लगभग किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है कि आदिकाल के प्रमुख छंद में से कौन सा नहीं है, या किसी भी रूप में पूछ लेते हैं वो। तो ये हमें याद रखने हैं कि दूहा या दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमर, छप्पय, आला, वीर और आर्या जो है आदिकाल के प्रमुख छंद रही। कवि लोग प्रायः राज्याश्रित रहते थे। जो कवि लोग थे, जो लेखक थे, वो राजा के आश्रय में रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा कर किया करते थे। यानी कि जो राजा के आश्रय में उनके आश्रित रहते थे तो राजाओं की जो है प्रशंसा अपनी रचनाओं के माध्यम से गाया करते थे, यानी लिख ली, गाया करते थे। वे भाट और चारण कहलाते थे। कौन कहलाते थे? जो राज्याश्रित कवि थे वे भाट और चारण कहलाते थे। राजा अपने राजाओं की शौर्य गाथा का वर्णन करते करते कवि अतिशयोक्ति का वर्णन भी नीरस सूची से नहीं बच पाते थे। कहने का अर्थ है कि जब वो राजा की शौर्य, उनकी वीरता की गाथाएं गाया करते थे तो कहीं ना कहीं जो है अतिशयोक्ति, जिसे बाद में कई कवियों ने चाटुकारिता भी कहा या चापलूसी भी कही है, कि राजाओं की चाटुकारिता करके उनका शौर्य गाथा का वर्णन करके और अपना भरण पोषण कवि किया करते थे। ऐसे कई लेखकों ने, आलोचकों ने कहा है। अतिशयोक्ति एवं वर्णन की नीरस सूची से नहीं बच पाए, अतएव इन रचनाओं में राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव रहा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है आदिकाल की विशेषताओं में आ जाता है, क्या आता है कि आदिकाल में कौन सी विशेषता नहीं है आदिकाल की, तो कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव है। तो ये क्या है? ये विशेषता है आदिकाल की। ये विशेष रूप से हमें याद रखना है कि आदिकाल में जो है राष्ट्रीय भावना से कोई भी रचना नहीं लिखी गई और साथ ही उसमें ऐतिहासिकता का पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। वीरगाथा काल में जिन युद्धों का वर्णन है वे पारस्परिक वैमनस्य एवं सुंदरियों को लेकर होते थे। कहने का अर्थ है कि वीरगाथा काल में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी राजाओं में, वो आपसी बुराई
यानी कि पारस्परिक वैमनस्य एवं सुंदरियों कहीं ना कहीं रानियों को लेकर के और अपने प्रेम संबंधों को लेकर के या जो स्त्रियां थीं उनकी सुंदरता या उन्हें हथियाने के चक्कर में ये लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अतएव कवि सुंदर नायिकाओं का वर्णन कर श्रृंगार रस का समावेश कर लिया करते थे। इस काल की भाषा सर्वथा भावानुरूप थी। इस काल की भाषा सर्वथा भावानुरूप का मतलब है कि इस काल में कवियों को जो अच्छा लगा या उन्हें अपने अनुसार भाव के अनुरूप जो अच्छा लगा तो उसी भाषा का प्रयोग कर दिया। डिंगल भाषा में हुए अभूतपूर्व युद्ध वर्णन ही वीरगाथा काल को चमत्कृत किए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आदि काल में दो भाषाएं मुख्य रूप से थीं, एक तो थी डिंगल और एक थी पिंगल। डिंगल भाषा कठोर शब्दों को लिए हुए थी, जिसमें युद्धों का जो वर्णन हुआ तो उसमें चमत्कृत कहीं ना कहीं जो भाषा की ओज शक्ति है वो निकल के आई। और जो पिंगल भाषा थी वो कहीं ना कहीं जो श्रृंगारिक रचनाएं थी उसमें उसका प्रयोग हुआ। पिंगल वही सरल शब्दों का प्रयोग और डिंगल में कुछ राजस्थानी मिश्रित कठोर वर्ण थे उनका प्रयोग हुआ। छंदों का प्रयोग रसानुभूति एवं भावाव्यंजना में सहायक है। इस काल का प्रिय अलंकार यद्यपि अतिशयोक्ति और अनुप्रास रहा। किस काल का? आदिकाल का जो सबसे प्रिय अलंकार था अतिशयोक्ति, यानी कि बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, और अनुप्रास अलंकार। फिर भी उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी उपर्युक्त व सफल रहा। इस युग की प्रमुख धारणा मनोरंजन की थी। विद्यापति की पदावलियाँ भक्ति श्रृंगार से उत्प्रोत हैं। देखिए, जो विद्यापति की पदावली है वो कैसी है? श्रृंगार रस से उत्प्रोत है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और भी जो हिंदी साहित्य के कवि हैं तो इन्हें विद्यापति की पदावलियों को आध्यात्मिक जो है पदावली कहा था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें लगाकर लोगों को विद्यापति की पदावली भी आध्यात्मिक लगने लगी हैं। तो विद्यापति की पदावली जो है कैसी है? श्रृंगार रस से उत्प्रोत है। सिद्धों और नाथों की रचनाओं में भक्ति के तत्व विद्यमान थे। यही हिंदी का आदिकाल है। सिद्धों जो नाथों की रचनाएं थीं उसमें कहीं ना कहीं भक्ति भाव के कई ऐसे रूप देखने को मिले। तो ये आदिकाल की जो है बेसिक सी जानकारी है। अब हम देख लेते हैं संक्षिप्त में आदिकाल की जो है वीरगाथा काल आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कौन कौन सी हैं? वीरगाथा काल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। राज्याश्रित चारण कवि नंबर 1। तो कवि कैसे थे? राजाओं के आश्रित में रह कर के चारण और भाट कवि थे। दूसरा है आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा करने, यानी कि जो कवि थे वो जिन राजाओं और आश्रयदाताओं के छत्र छाया में रहते थे उन्हीं की प्रशंसा करते थे, उन्हीं की तारीफ या बड़ाई करते थे। तीसरा है सजीव युद्ध वर्णन, यानी कि आंखों देखा युद्धों का उन्होंने रचनाओं में या साहित्य में वर्णन किया है। चौथा है चरित्र काव्यों की रचना। पांचवा है वीर तथा श्रृंगार रसों की प्रधानता। छठवां है राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा। देखिए, आदिकाल में जो भाषाओं का योग है, मिश्रण है, इसमें राजस्थानी भाषा का योग रहा, अपभ्रंश भाषा भी मिली जुली रही रचनाओं में, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ। और सातवीं है छप्पा और दोहा छंद का प्रयोग रचनाओं में भरपूर हुआ। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं तो हम देख लेते हैं। कवि यहाँ दिए हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो दलपति विजय, खुमान रासो, नरपति नाल, बिछलदेव रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो जैसे आलाखंड के नाम से जानते हैं। और खुसरो, अमीर खुसरो जो हैं तो इनका क्या है? अमीर खुसरो का इनकी पहेलियाँ हैं। इन्होंने बड़ी ही अच्छी पहेलियाँ लिखी हैं। नल्ल सिंह, विजयपाल रासो और विद्यापति की कीर्तिलता और पदावली है। तो ये रचनाएं हैं।
और ये रचना भी आपको याद करनी है कि कौन सी महत्वपूर्ण आदिकालीन रचनाएं हैं, विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी हैं। और आदिकाल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं और सर्वमान्य जो आदिकाल का समय है 1050 से 1375, आपको यही याद रखना है। कुछ भी आए और आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया है वही सर्वमान्य है, वही पेपर में पूछते लिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये संबंध में दिया है 1050 से 1375 और आपको इसकी सन में निकालना है, तो 57 जो है आप इसमें कम कर दीजिए तो इस सन में निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप पढ़ लीजिए पॉज करके, मैं आपको इसको रिवाइज कर देती हूँ। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, आपके काम की ही सब कुछ मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो के माध्यम से। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।